नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल AB 97 क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है। आज के इस सेशन में जो हम HSSC हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा जो CAT एग्ज़ाम लिया जा रहा है, उसके लिए हम जो NCERT क्लास कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान जो यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय है, जो पहला जो चैप्टर है वो हम अध्ययन कर रहे थे। आज जो हमारा पॉइंट रहेगा, जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा उदारवादियों के क्या मायने थे। इससे पहले हम यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय है, इसकी शुरुआत है वो कैसे हुई एक राष्ट्रवाद की, वो हमने डिस्कशन कर चुके हैं। तो आज है कुछ नया सेशन शुरू करने से पहले जो हमने पढ़ा है उसका रिवीजन एक बार रिवीजन कर लेते हैं, जिससे हम बार बार अगर रिवीजन करेंगे तो जो हमने पढ़ा है वो हमें दोबारा रिकॉल हो सके। तो इसके लिए हम फ्रांसीसी कलाकार फ्रेडरिक सारियू था। तो क्वेश्चन आता है कि फ्रेडरिक सारियू कहाँ का था, तो हमारा आंसर आएगा जी जो फ्रांसीसी कलाकार था, एक फ्रांस का रहने वाला था। इसने क्या बनाया, एक 4 चित्रों की श्रृंखला रची थी। उसमें क्या रचा, उसने एक सपनों का एक संसार रचा था। उसके शब्दों में क्या था कि फ्रेडरिक सारियू ने 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई थी। उन चित्रों में उन्होंने एक क्या रचा और क्या बताया था कि जो जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्रों से मिलकर बना है एक। और उसके बाद हमने डिस्कशन किया कि निरंकुशवाद संस्थ है। ये हमारा एक क्वेश्चन बन सकता है कि निरंकुशवाद किसे कहते हैं, जिसपे कोई ऐसा शासन जिसमें कोई अंकुश नहीं लगाया जा सकता, उसे हम निरंकुशवाद कहते हैं। कल्पना जो दर्श है, यूटोपिया क्या है, इसके बारे में हम जो क्या है संभव नहीं है, जो संभव इतना आदर्श की जो कोई बात है, जो ऐसे समाज की कल्पना करना जो साकार नहीं होता, वो क्या होता है, जिसका साकार होना लगभग असंभव होता है, वो क्या एक कल्पना दर्श होती है। फिर हमारा पॉइंट था इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो हम डिस्कशन कर रहे हैं, क्योंकि इससे पहले हम जो डिस्कशन कर चुके हैं 1848 की उदारवादियों की अभिव्यक्ति है, उसके बारे में हमने डिस्कशन किया था कि जर्मन भाषाई रियासतों को एक प्रजातांत्रिक संविधान के अंतर्गत एक राष्ट्र राज्य में गठन की चाह थी। फिर हमारा क्वेश्चन बन सकता है कि जनमत संग्रह क्या होता है। जनमत संग्रह एक प्रत्यक्ष मतदान जिसके जरिए एक क्षेत्र के सभी लोगों से एक प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए पूछा जाता है, वो जनमत संग्रह होता है, जनमत संग्रह। फिर हमारा क्या क्वेश्चन और बन सकता है, फ्रांसीसी क्रांति। यहाँ से हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बन सकते हैं CAT एग्जाम और जो क्लास 10th एग्जाम बोर्ड है उनके लिए भी ये क्वेश्चन बन सकते हैं कि राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति कब शुरू हुई थी। राष्ट्रवाद की पहली जो अभिव्यक्ति है वो कब शुरू हुई थी, तो हमारा क्या आंसर आएगा, हमारा आंसर आएगा 1789। और किससे, एक फ्रांसीसी क्रांति होती है। इस फ्रांसीसी क्रांति से एक राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति क्रांति के साथ होती है। 1789 में फ्रांस की क्रांति के बाद एक संपूर्ण राज्य है, एक संपूर्ण राज्य पर किसका होता है, एक राष्ट्रवाद का उदय होता है, राष्ट्रवाद का उदय होता है। इससे पहले क्या था, फ्रांस में क्या था, एक निरंकुशवाद था। निरंकुशवाद राजा का आधिपत्य क्षेत्र था जिस पर कोई अंकुश नहीं लगाया जा सकता, ऐसा शासन जहाँ पे कोई अंकुश नहीं लगाया जाता था। और क्या होता था, सैनिक बल है, सैनिक बल और जो डरा धमका के वहाँ पर शासन किया जाता था। इस निरंकुशवाद जो है एक वंशीय प्रणाली है, इसको समाप्त है एक 1789 की क्रांति होती है। कौन सी क्रांति है, इसका नाम है कि फ्रांसीसी क्रांति। कौन सी क्रांति है, फ्रांसीसी क्रांति है। इस फ्रांसीसी की क्रांति के बाद एक निरंकुश राज्य का आधिपत्य क्षेत्र वो समाप्त होता है और एक जो राष्ट्रवाद का उदय होता है, राष्ट्रवाद का उदय होता है। इस राष्ट्रवाद में किन की भागीदारी थी, किन लोगों ने साथ दिया, ये भी हम डिस्कशन कर चुके हैं।
और ये क्रांति है, इस फ्रांसीसी क्रांति के बाद जो ये निरंकुश राज्य का आधिपत्य क्षेत्र था, ये एक राजतंत्र से निकलकर किनके हाथों में चला गया, एक नागरिक समूह के स्थानांतरित हो गया, नागरिक लोगों के पास ये है शासन चला गया। ये भी हमारा एक क्वेश्चन बन सकता है। फिर एक क्वेश्चन बन सकता है कि नेशनल असेंबली का क्या नाम था। नेशनल असेंबली है, इसका नाम क्या था? तो स्टेट जनरल है, इसका नाम है नेशनल असेंबली था। नेशनल असेंबली वर्तमान में नाम है किसका है? तो हम कहेंगे जी स्टेट जनरल है, इसका नाम नेशनल असेंबली कर दिया गया है। फिर हमारा क्वेश्चन बन सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा इसके बाद, नेपोलियन की संधि। फिर आएगा नेपोलियन की संधि। नेपोलियन की संहिता है किस नाम से जाना जाता है? तो 1804 की नागरिक संहिता। इसमें क्या काम हुए, क्या नहीं हुए, वो हम डिस्कशन तो कर चुके, एक बार रिवीजन के तौर पे हम और डिस्कशन कर लेते हैं कि इसमें कुछ कानून बनाए गए थे, कुछ कानून बनाए गए, कुछ कानूनों को समाप्त किया गया। कौन से कानून है? जो टैक्स वगैरह है उनको समाप्त किया गया। और क्या क्या किया गया कि उस कानून के समक्ष बराबरी और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया जाए। नेपोलियन की संहिता के नाम से जाना जाता है 1804 की नागरिक संहिता। जन्म पर आधारित जो विशेषाधिकार थे उनको समाप्त किया गया और ये संहिता फ्रांसीसी नियंत्रण के अधीन क्षेत्रों में लागू किया गया था। फिर हमने यूरोप में राष्ट्रीयवाद का निर्माण है, वो भी हमने डिस्कशन किया है कि फ्रांस में फ्रांसीसी क्रांति है, फ्रांसीसी क्रांति से एक राष्ट्रीयवाद का अभिव्यक्ति शुरू होती है 1789 में। फिर यूरोप में राष्ट्रीयवाद का उदय कैसे हुआ, हमारी कुछ इंपॉर्टेंट तिथियां हैं वो भी हम। नेपोलियन ने इटली पर हमला कब किया था? तो 1797 में किया था। नेपोलियन का पतन कब हुआ? 1814 से 15 में। वियना संधि कब हुई? 1815 में। इस वियना संधि का जो संबंध है किस व्यक्ति से, तो हम कहेंगे मेटरनिख है। मेटरनिख से वियना संधि का जो है संबंध है। यूनानी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कब हुआ? 1821 में हुआ। 1848 में जब फ्रांस में क्रांति हुई है, आर्थिक परेशानियों से ग्रस्त कारीगर, औद्योगिक मजदूर, किसानों की बगावत और संविधान और प्रतिनिधात्मक सरकार के गठन की मांग और इतालवी, जर्मन, मैग्यार, पोलिश, चेक आदि राष्ट्र राज्य की मांग करते हैं। इटली का एकीकरण कब हुआ? इटली का एकीकरण 1859 और 1870 के बीच में। जर्मनी का एकीकरण 1866 से 1871 के बीच में ये प्रक्रिया चलती है। 1905 में हैब्सबर्ग और ऑटोमन साम्राज्य के खिलाफ राष्ट्रवाद का मजबूत होता है। तो राष्ट्रवाद है और राष्ट्रवाद और राज्य का विचार कैसे उभरा, ये भी हम डिस्कशन कर चुके हैं। कुछ यहाँ पे भाषा है, भाषा से रिलेटेड भी हमारे क्वेश्चन आ सकते हैं। कुलीन वर्ग एक कैसा वर्ग था? कुलीन वर्ग एक अमीर और ऐसा है जहाँ पे उच्च वर्ग के लोग थे उस कुलीन वर्ग में आते थे। और कुलीन वर्ग के जो है कौन सी भाषा बोलते थे? जर्मन भाषा बोलने वाले ज़्यादा थे। और हैब्सबर्ग साम्राज्य और लोम्बार्डिया है, वेनेशिया जैसे कौन सी भाषा थी? इतालवी भाषाई प्रांत में शामिल थे। हंगरी में कौन सी भाषा बोली जाती थी? तो हम कहेंगे मैग्यार भाषा बोली जाती थी। हंगरी में कौन सी भाषा? मैग्यार भाषा। और गालिसिया में है कुलीन वर्ग कौन सी भाषा बोलते थे? पोलिश भाषा बोलते थे। और इसके बाद क्या है कि हैब्सबर्ग साम्राज्य की सीमा और रेखाओं के भीतर भारी संख्या में खेती करने वाले लोग हैं। कौन से किस लोग अधीन अवस्था में रहते थे? तो उत्तर में कौन सा है? बोहेमियन है, स्लोवाक है, कोर्नियोला है, स्लोवेंस है। दक्षिण में क्या है? क्रोएट है। पूर्व की तरफ कौन है? ट्रांसिल्वेनिया है और राहुमन लोग है। कुलीन वर्ग और नया मध्यम वर्ग। कुलीन वर्ग में कौन थे? कुलीन वर्ग में यूरोपीय महाद्वीप का सबसे प्रभुत्वशाली वर्ग था। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सामाजिक और राजनीतिक रूप से जमीन का मालिक जो यूरोपीय महाद्वीप का सबसे शक्तिशाली वर्ग कौन सा था? तो हमारा आंसर आएगा कुलीन और कुलीन वर्ग था। इस वर्ग में क्या है? एक साझा जीवन शैली थी, एक दूसरे से बंधी हुई थी और क्षेत्रीय विभाजन के आर पार व्याप्त थी। ये भी हमने डिस्कस। इसमें कौन थे? शहरों और हवेलियों के मालिक थे। राजनीतिक रूप से ये उच्च वर्ग के बीच में कौन सी भाषा बोलते थे? फ्रेंच भाषा बोलते थे। ये भी हम डिस्कशन कर चुके थे। मगर शक्तिशाली कुलीन वर्ग संख्या में लिहाज में क्या था? एक छोटा था, परंतु जो ज्यादातर थे वो कौन थे? किसान वर्ग जो
किसान वर्ग है वो ज़्यादातर थे। जो छोटे वर्ग में कौन थे? कुलीन वर्ग थे और अमीर भी थे। और आज हमारा पॉइंट रहेगा, आज हम डिस्कशन करेंगे उदारवादी राष्ट्रवाद के क्या मायने थे। जो साथी इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक शेयर कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्लास कैसे रही। एक लाइक आपका नेक्स्ट वीडियो के लिए मोटिवेशन के लिए प्रेरित करता है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें। तो आज के इस सेशन में हम जो उदारवादी राष्ट्रवाद के मायने वो हम डिस्कशन करेंगे। यूरोप में 19वीं सदी की शुरुआती दशकों में राष्ट्रीय एकता से संबंधित विचार उदारवादी से करीब जुड़े हुए थे। कि यूरोप में 19वीं शताब्दी, कौन सी शताब्दी है? यूरोप में 19वीं शताब्दी चल रही है। 19वीं शताब्दी के शुरुआती दिनों में जो राष्ट्रीय एकता से संबंधित विचार है उदारवाद के करीब से जुड़े थे। तो राष्ट्रीय एकता के विचार उदारवादी करीब से जुड़े हैं यूरोप में कौन सी शताब्दी में? तो 19वीं शताब्दी में है। उदारवादी यानी जो लेबरलिज्म ये कौन सी भाषा के नज़दीक है? किस भाषा से पर आधारित है? तो लैटिन भाषा पे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो लेबरलिज्म है ये कौन सी भाषा के मूल है? लैटिन भाषा के। किस पर आधारित है? लेबर पर आधारित है, जिसका अर्थ क्या? आज़ाद है। कि 19वीं शताब्दी के शुरुआती दशकों में राष्ट्रीय एकता से संबंधित उदारवाद से करीब जुड़े हुए यूरोप में उदारवादी यानी लेबरलिज्म शब्द लैटिन भाषा के मूल लेबर पर आधारित है। यहाँ से हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। जो लेबर पर आधारित जिसका अर्थ क्या है? लेबर पर आधारित जिसका अर्थ क्या है? आज़ाद। नए मध्यम वर्ग के लिए उदारवाद का मतलब था, नए मध्यम वर्ग के लिए जो उदारवाद का मतलब था व्यक्ति के लिए आज़ादी और कानून के समक्ष बराबरी। इंपॉर्टेंट लाइन हमारी यहाँ से है कि यूरोप में 19वीं शताब्दी के शुरुआती दशकों में राष्ट्रीय एकता से संबंधित किसके करीब जुड़े हुए थे? उदारवाद के। उदारवाद का अर्थ क्या है, मतलब क्या है? तो हम कहेंगे जी लेबरलिज्म शब्द है जिसका अर्थ है कि आज़ाद। किस भाषा के नज़दीक है? तो लैटिन भाषा से है। और मध्यम वर्ग के लिए उदारवाद का मतलब था, मध्यम वर्ग है उनके लिए उदारवाद का जो फ्रीडम है, आज़ाद है, उसका मतलब क्या था? व्यक्ति के लिए आज़ादी और कानून के समक्ष सबकी बराबरी। कि मध्यम वर्ग के लिए जो व्यक्तियों के लिए है, मध्यम वर्ग के जो व्यक्ति थे उनके लिए उदारवाद का अर्थ था कि आज़ादी और कानून के समक्ष। आज़ादी दीजिए हमें, कानून है सभी के लिए समान बराबर हो। मध्यम वर्ग, उच्च वर्ग, निम्न वर्ग सभी के लिए कानून एक समान होना चाहिए। किसी के बारे में किसी के साथ भेदभाव ना हो। ये क्या था? एक मध्यम वर्ग के लिए उदारवाद का अर्थ था। राजनीतिक रूप से उदारवाद एक ऐसी सरकार पर जोर देता है, किसमें? एक राजनीतिक रूप से उदारवाद जिसका अर्थ था एक आज़ादी, परंतु राजनीतिक रूप से उदारवाद एक ऐसी सरकार पर जोर देता था जो सहमति से बनी हो। कि राजनीतिक रूप से उदारवाद एक ऐसी सरकार पर जोर देता था जो सहमति से बनी हो। फ्रांसीसी क्रांति के बाद, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? तो हमारा आंसर आएगा 1789 में। इस 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के बाद से उदारवाद निरंकुश शासक, जो उदारवाद निरंकुश शासक क्या था? जो ऐसा शासन जहाँ पर जिस सत्ता पर कोई अंकुश नहीं लगाया जाता, परंतु कह रहा है कि फ्रांसीसी क्रांति है 1789 की क्रांति के बाद जो उदारवाद निरंकुश शासक था और पादरी वर्ग के विशेषाधिकारों को समाप्ति, जो निरंकुश शासक को समाप्त किया गया और जो पादरी जो वर्ग थे उनके विशेष अधिकार थे उनको समाप्त किया गया। कौन सी क्रांति के बाद? तो कहेंगे फ्रांसीसी क्रांति। कौन सी क्रांति है जी? फ्रांसीसी क्रांति। कब हुई थी फ्रांसीसी क्रांति? 1789 में हुई थी। संविधान था संसदीय प्रतिनिधि सरकार का पक्षधर था। 19वीं सदी के उदारवादी निजी संपत्ति की स्वामित्व है उस पर भी बल देते हैं। 19वीं शताब्दी है, उसमें उदारवादी जो निजी संपत्ति की जो स्वामित्व थे, जो निजी
जो निजी संपत्ति के स्वामित्व थे उनकी अनिवार्यता पर बल देते थे, लेकिन ये जरूरी नहीं था कि कानून के समक्ष बराबरी का विचार सबके लिए मताधिकार के पक्ष में था। कि कानून है ना, कानून तो सबके लिए समान हो, सबके लिए बराबर हो, जो मताधिकार के पक्ष में नहीं था कानून बराबर। आप याद करेंगे कि क्रांतिकारी फ्रांस उदारवादी प्रजातंत्र का पहला राजनीतिक प्रयोग क्या था। कि इंपॉर्टेंट लाइन है हमारी, क्रांतिकारी फ्रांस है उदारवादी प्रजातंत्र का पहला राजनीतिक प्रयोग क्या था। तो पहला प्रयोग क्या था, और मोहम्मद देने और चुनने जाने का अधिकार केवल किनको था, संपत्तिवान पुरुषों को था। जिसके पास संपत्ति थी, जिसके पास धन दौलत थी, जिसके पास बहुत सारा पैसा था, वही मतदान का प्रयोग कर सकते थे। तो क्या आएगा, कानून के लिए समान है ना, कानून तो सबके लिए समान हो, परंतु जब वोट दिया जाता था, मतदान होता था, मतदान में सभी को बराबरी के लिए हकदार नहीं थे। जिसके पास संपत्ति थी, जो अमीर था, वही मतदान कर सकता था। जिसके पास संपत्तिहीन है, जिसके पास संपत्ति नहीं थी, पुरुष और सभी महिलाओं को राजनीतिक अधिकारों से वंचित रखा गया था। जिसके पास पैसा नहीं था, गरीब थे, तो उनको है मतदान करने का कोई अधिकार नहीं था। किनको अधिकार था, तो हम कहेंगे जो संपत्ति थी, जो अमीर थे, उनको ही मतदान करने का अधिकार था। मगर नेपोलियन की सहायता ने पुनः समिति मताधिकार वापिस आई कि किस संहिता के बाद जो है मताधिकार वापिस आया, तो कहेंगे जी नेपोलियन संहिता, नागरिक संहिता। उसके बाद 1804 में की संहिता के बाद है, 1804 की संहिता के बाद क्या है, एक वापिस एक मताधिकार आया जिसमें सभी मतदान कर सकते हैं। और उसने महिलाओं को एक आवश्यक दर्जा देते हुए पिता और पतियों के अधीन कर दिया। संपूर्ण 19वीं सदी और 20वीं सदी के आरंभिक वर्षों में महिलाएं और संपत्तिहीन थे। जो महिलाएं हैं और जो संपत्तिहीन पुरुष थे, जिनके पास पैसा नहीं था, उनको समान राजनीतिक अधिकारों की मांग करते विरोध आंदोलन चलाए गए थे। इंपॉर्टेंट लाइन हमारी क्या है, यहाँ से जो क्वेश्चन बन सकते हैं कि उदारवादी राष्ट्रीयवाद के क्या मायने थे, तो कहेंगे कि उदारवाद का क्या अर्थ था, उदारवाद है इसका मतलब क्या था, उदारवाद किस भाषा से आया था। तो उदारवाद यानी जो लेबरलिज्म शब्द है, ये किस भाषा से आया था, तो लातिन भाषा की लेबर पर आधारित है। लेबर का मतलब क्या है कि आज़ाद, और मध्यम वर्ग के लोग थे, उनका मतलब क्या था उदारवाद का, कि व्यक्ति के लिए आज़ादी और कानून के समक्ष समान। कानून तो सभी के लिए समान हो गया, परंतु जो मतदान करना, वो सभी के लिए समान नहीं था। क्यों नहीं था, जो संपत्ति वाले थे, जिनके पास पैसा था, वही मतदान कर सकते थे। जो पैसा नहीं था, संपत्तिहीन थे, उनको मतदान करने का अधिकार नहीं था। कौन सी संहिता आई थी, कौन सा कानून आया था जिसने वापिस मताधिकार दिया संपत्तिहीन और महिलाओं को, तो कौन सी, नेपोलियन की संहिता आई है। नेपोलियन की संहिता जो नागरिक संहिता है, इसने वापिस मताधिकार आया है इनकी वजह से। और फ्रांसीसी क्रांति के बाद क्या है, एक उदारवाद निरंकुश शासक है, पादरी वर्ग के विशेषाधिकार को समाप्त किया गया और संविधान का संसदीय प्रतिनिधि सरकार का पक्षधर था। कि 19वीं शताब्दी में कानून तो सभी के समान बराबर थे, परंतु जो मतदान करना, वो क्या था, मताधिकार था, वो सभी के लिए बराबर नहीं था। तो ये हम डिस्कशन कर चुके हैं। आर्थिक क्षेत्र में उदारवाद बाजारों की मुक्ति और चीजों तथा पूंजी के आवागमन पर राज्य द्वारा लगाए गए नियंत्रण को खत्म करने के पक्ष में था। आर्थिक क्षेत्र, उदारवाद, बाजारों की मुक्ति, चीजों और पूंजी के आवागमन, आने और जाना, आयात और निर्यात हो रहा है, उस पर राज्य द्वारा लगाए गए जो नियंत्रण है, टैक्स है, उनको खत्म करने के पक्ष में था। 19वीं सदी के दौरान उभरते हुए मध्यम वर्गों की ये जोरदार मांग थी कि हम 19वीं सदी के पहले भाग में, 19वीं शताब्दी के पहला जो भाग आएगा, उसमें जर्मन भाषा इलाकों का उदाहरण ले,
तो नेपोलियन के प्रशासनिक कदमों से अंग्रेज छोटे प्रदेशों से 39 राज्यों का एक महासंघ बनाया गया था। कि कितने राज्यों का एक महासंघ बनाया था नेपोलियन के प्रशासनिक कदमों से अंग्रेज छोटे छोटे प्रदेशों में 39 राज्यों का एक महासंघ बनाया। इसमें से प्रत्येक की अपनी मुद्रा और नापतोल प्रणाली थी। 1833 में हैम्बर्ग में न्यूरेमबर्ग जाकर अपना माल बेचने वाले एक व्यापारी को 11 सीमा शुल्क नाकों से गुजरना पड़ता था। कितने नाकों से? जो हैम्बर्ग से जाता था और न्यूरेमबर्ग जाता था, वहाँ के बीच में कितने नाके थे, कितने टैक्स उनको देना पड़ता था? जो 11 नाकों से उसको गुजरना पड़ता था एक व्यापारी को। हर बार लगभग 5% सीमा शुल्क देना पड़ता था। शुल्क अक्सर वस्तुओं के वजन या आकार के अनुसार लगाया, जितना वजन होता था उतना ही टैक्स है उस वस्तु पर लगाया जाता था। और कितने नाकों से गुजरता था? 11 नाकों से गुजरता था। क्षेत्र की अपनी नापतोल व्यवस्था थी। हिसाब लगाने में समय लगता था। मसलन कपड़े को नापने का पैमाना क्या था? एले था। मसलन कपड़े को जो नापने का पैमाना था, कपड़े को नापने का पैमाना क्या कहा जाता था? एले। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंपटीशन एग्जाम के साथ साथ जो एग्जाम बोर्ड के लिए भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि कपड़े का नापने का पैमाना है वो क्या था? एले। जिसकी लंबाई जगह बदलने के साथ क्या थी? घटती बढ़ती थी। इंपॉर्टेंट हमारा यही रहेगा कि एले क्या था। तो कपड़े नापने का एक पैमाना था। एक एले कपड़ा फ्रैंकफर्ट में खरीदा जाता था। कब एक एले कपड़ा है किस में खरीदा जाता? फ्रैंकफर्ट में खरीदा जाता था। जो कितना था? 54.7 सेंटीमीटर मिलता है। और मैज में 55.1 सेंटीमीटर, न्यूरेमबर्ग में 65.6 सेंटीमीटर, फाइबर्ग में 53.5 सेंटीमीटर मिलता था। तो एले क्या था? एक कपड़ा नापने का एक पैमाना था। नए वाणिज्य वर्ग ऐसी परिस्थितियों को आर्थिक विनिमय और विकास का बाधक मानते हुए एक ऐसे एकीकृत आर्थिक क्षेत्र के निर्माण के पक्ष में तर्क दे रहा था कि नए वाणिज्य वर्ग है, इन परिस्थितियों में आर्थिक विनिमय और विकास है उसको बाधक मानते हुए, उनके बीच में जो रुकावट उत्पन्न मानते हुए एक ऐसे एकीकृत आर्थिक क्षेत्र के निर्माण के पक्ष में तर्क दे रहा है जहां वस्तुओं, लोग, पूंजी का आगमन बाधा रहित हो। 1834 में पर्सा की एक पहल पर एक शुल्क संघ था जोलवेराइन स्थापित किया गया था। कि 1834 में पर्सा की एक पहल पर एक शुल्क संघ स्थापित किया गया था। कौन सा था? तो जोलवेराइन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा है जिसमें अधिकांश कौन से क्षेत्र शामिल थे? कि जर्मन राज्य शामिल हो गए। इस संघ ने, कौन सा संघ है? जोलवेराइन संघ ने शुल्क अवरोधों को समाप्त कर दिया। मुद्राओं की संख्या 2 कर दी गई जो पहले 30 से ऊपर थी। एक संघ आता है, कौन सा संघ आता है? जोलवेराइन आता है। कब आता है? 1834 में आता है। इसमें कौन से क्षेत्र शामिल थे? जर्मन क्षेत्र शामिल थे। इसने क्या किया? शुल्क अवरोधों को समाप्त किया। मुद्राओं की संख्या कितनी रखी? 2 रखी जो पहले कितनी थी? 30 से ऊपर थी। इसके अलावा रेलवे के जाल ने गतिशीलता बढ़ाई और आर्थिक हितों की राष्ट्रीय एकीकरण का सहायक बनाया। उस समय पनप रही व्यापक राष्ट्रवादी भावनाओं को आर्थिक राष्ट्रवाद की लहर ने मजबूत किया था। फिर हमारा है कि रूढ़िवाद। 1815 के बाद एक नया रूढ़िवाद। रूढ़िवाद का मतलब क्या है? रूढ़िवाद ऐसी राजनीतिक दर्शन जो परंपरा, स्थापित संस्थानों और रिवाजों पर जोर देता है। ऐसा राजनीतिक दर्शन जो परंपरा चली जा रही है, स्थापित संस्थान है और रिवाजों पर जोर देता है। जो पुरानी जो रिवाजें आ रही है वो क्या? एक रूढ़िवादी है। पुराने टाइम से जो चली आ रही परंपरा को अपनाना वो क्या? एक रूढ़िवाद है। और तेज बदलाव की बजाय क्रमिक और धीरे धीरे विकास को प्राथमिक देता है। जो जल्दी जो विकास हो रहा है, बदलाव हो रहे हैं, चेंजिंग हो रही है, उसको न बल्कि धीरे धीरे इसमें क्या है? विकास की प्राथमिकता है वो दी जाती है रूढ़िवाद में। क्योंकि ये
जो पुरानी जो हमारी परंपराएं चली आ रही है, जो उनको ही हम रूढ़िवाद कहेंगे। 1815 के बाद एक नया रूढ़िवाद, 1815 में नेपोलियन की हार के बाद, नेपोलियन की हार कब होती है? 1815 में और 1815 में एक संधि होती है, कौन सी होती है? जो वियना संधि होती है। वियना संधि का संबंध किससे है? ड्यूक मेटरनिक से है, मेटरनिक से संबंधित है। नेपोलियन की हार 1815 में यूरोपीय सरकार रूढ़िवाद की भावना से प्रेरित थी। यूरोपीय सरकार है जो किससे थी? रूढ़िवाद की भावना से। क्या था रूढ़िवाद में? जो पुरानी जो परंपराएं चली आ रही थी उसी में वो उन्हीं परंपराओं को मानते थे। जो नई जो परंपराएं उन पर उनको विचार नहीं करते थे। जो पुरानी जो है, पुराने टाइम से जो चली आ रही परंपराओं को अपना रहे थे। तो 1815 में नेपोलियन की हार के बाद जो यूरोपीय सरकार है वो कौन से? रूढ़िवाद की भावनाएं से प्रेरित थी। रूढ़िवादी जो मानते थे कि राज्य और समाज को स्थापित करना एक पारंपरिक संस्थाएं जैसे राजतंत्र, चर्च, सामाजिक ऊंच नीच, संपत्ति और परिवार को बनाए रखना चाहिए। उनकी क्या भावना थी? जो यूरोपीय सरकार है उनकी रूढ़िवाद की भावना से प्रेरित थे। और रूढ़िवाद क्या मानते थे? कि राज्य और समाज है, राज्य और समाज को स्थापित करना एक पारंपरिक संस्थाएं क्या है? जो रूढ़िवादी संस्थाएं हैं, जैसे राजतंत्र है, चर्च है, सामाजिक है, ऊंच नीच, संपत्ति और परिवार को बनाए रखना चाहिए। ये उनकी एक भावना थी। फिर भी अधिकतर रूढ़िवादी लोग क्रांति से पहले के दौर में वापसी नहीं चाहते थे। नेपोलियन द्वारा शुरू किए गए परिवर्तन से उन्हें यह जान लिया कि आधुनिकीकरण राजतंत्र जैसी पारंपरिक संस्था को मजबूत बनाने में सक्षम था। राज्य की ताकत को ज़्यादा कारगर और मजबूत बना सकता है एक आधुनिक सेना, कुशल नौकरशाही, गतिशील अर्थव्यवस्था, सामंतवाद और भूदास्तों की समाप्ति यूरोप को निरंकुश राजतंत्र की शक्ति प्रदान कर सकते हैं। कि भूदास्तों को समाप्त करना और जो नौकरशाही है, गतिशील आधुनिक सेना है, निरंकुश राजतंत्र को शक्ति प्रदान कर सकते हैं। 1815 में ब्रिटेन, रूस, पर्सा और ऑस्ट्रिया जैसी यूरोपीय शक्तियां जिन्होंने मिलकर नेपोलियन को हराया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेपोलियन की हार कब होती है? 1815 में होती है। इस 1815 में नेपोलियन का हार होता है, नेपोलियन को हराया जाता है। किनके द्वारा हराया जाता है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्रिटेन है, रूस है, पर्सा और ऑस्ट्रिया जैसी यूरोपीय शक्तियाँ है। यूरोपीय शक्तियाँ कौन सी है? ऑस्ट्रिया, पर्सा, रूस और ब्रिटेन ने 1815 में नेपोलियन को हराया और प्रतिनिधि यूरोप के लिए एक समझौता तैयार करने के लिए वियना में मिले थे। तो वियना संधि कब हुई थी? 1815 में हुई थी। इस सम्मेलन की मेजबानी कौन कर रहा था? ऑस्ट्रिया की चांसलर ड्यूक मेटरनिक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वियना संधि होती है 1815 में। इस संधि में जो चांसलर है वो कौन है? तो कहेंगे ड्यूक मेटरनिक है। कहाँ से थे? ऑस्ट्रिया के थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा CAT एग्जाम, ऑल कंपटीशन एग्जाम, साथ में एग्जाम बोर्ड के लिए भी। 1815 की वियना संधि तैयार की गई जिसका उद्देश्य क्या था? वियना संधि का उद्देश्य क्या था? वियना संधि 1815 में होती है। इसका चांसलर था ऑस्ट्रिया के ड्यूक मेटरनिक। इसका उद्देश्य था कि कई सारे बदलाव को ख़त्म करना, जो बहुत सारे बदलाव हैं उनको ख़त्म करना। और नेपोलियाई युद्धों के दौरान हुए थे। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान हटाए गए बुर्बो वंश को सत्ता में बहाल किया गया। जो फ्रांसीसी क्रांति है उसके द्वारा हटाए गए जो बुर्बो राजवंश है उसको सत्ता में बहाल किया गया। फ्रांस ने उन इलाकों को खो दिया जिन पर कब्जा उसे नेपोलियन के अधीन किया गया था। नेपोलियन के जो अधीन किया गया था फ्रांस के इलाके, फ्रांस ने उन इलाकों को खो दिया। फ्रांस की सीमा पर कई राज्य कायम कर दिए गए ताकि भविष्य में फ्रांस विस्तार नहीं कर सके। जो नेपोलियन ने फ्रांस पे जो कब्जा किया था उन कब्जों को भी
क्या है बंद कर दिया गया, क्या है उसमें, ताकि भविष्य में फ्रांस उस पर विस्तार ना कर सके। उत्तर में नीदरलैंड्स का राज्य स्थापित किया गया था। उत्तर में कौन सा? नीदरलैंड्स, जिसमें बेल्जियम शामिल था। बेल्जियम किस में शामिल था? नीदरलैंड में। दक्षिण में क्या था? पिंटमोंट में जेनेवा जोड़ दिया गया। पर्सा को उसकी पश्चिमी सीमा पर महत्वपूर्ण नए इलाके दिए गए, जो कि ऑस्ट्रिया को उत्तरी इटली का नियंत्रण सौंपा गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से हमारे बन सकते हैं। मगर नेपोलियन ने 39 राज्यों का जो जर्मन महासंघ स्थापित किया था वो उसे बरकरार रखा गया। पूर्व में रूस को पोलैंड का एक हिस्सा दिया गया, जबकि पर्सा को सक्सेनी का एक हिस्सा प्रदान किया गया। सबका मुख्य उद्देश्य उन राजतंत्र को बहाली था जिन्हें नेपोलियन ने बर्खास्त कर दिया। साथ ही यूरोप में एक नई रूढ़िवादी व्यवस्था कायम करने का भी लक्ष्य रखा गया था। 1815 में स्थापित रूढ़िवादी शासन व्यवस्थाएं निरंकुश थी। वे आलोचना और असहमति बर्दाश्त नहीं करती। उन्हें उन गतिविधियों को दबाना चाहा जो निरंकुश सरकारों की वैधता पर सवाल उठाती थी। ज़्यादातर सरकार ने सेंसरशिप के नियम बनाए, जिनका उद्देश्य अखबारों, किताबों, नाटकों और गीतों में व्यक्त उन बातों पर नियंत्रण लगाना था जिनसे फ्रांसीसी क्रांति से जुड़े स्वतंत्र और मुक्ति के विचार झलकते थे। लेकिन फिर भी फ्रांसीसी क्रांति की स्मृति उदारवादियों को लगातार प्रेरित कर रही थी। नई रूढ़िवादी व्यवस्था के आलोचक और उदारवादी राष्ट्रवादियों द्वारा उठाया गया एक मुख्य उद्देश्य था। क्या था? प्रेस की आज़ादी। क्रांतिकारी, जो क्रांतिकारी हमारा जो पॉइंट रहेगा वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे। तो आज के इस सेशन को हम यही प्रारंभ करते हैं। जो साथी इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक, शेयर, कमेंट सेशन में ज़रूर बताइए कि क्लास कैसे रही। ये क्लास हमारी स्पेशल एनसीईआरटी क्लासें हैं जो सीएटी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट क्लास है, क्योंकि सीएटी एग्ज़ाम में जो हमारा जो सिलेबस रहेगा 10th क्लास तक का रहेगा और 10th क्लास से हमारे जो क्वेश्चन वो बन सकते हो हम डिस्कशन करेंगे। आज के सेशन को हम यहीं विराम करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्रांतिकारी। तो जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।